नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आज ये टॉपिक हमने आने वाले समय में 2024 से पहले ज़रूर किसी न किसी रूप में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराने वाली है। तो हम चाहते हैं कि जब तक आप हमारे सभी दर्शक इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी समझ को थोड़ा और मैच्योर कर लें। ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिर्फ जो मुस्लिम्स 4 शादियां कर लेते हैं वो और हिंदू एक शादी करते हैं वो इसके बीच की लड़ाई है। लेकिन हमें समझना है कि ये सिर्फ एक इस मुद्दे को अगर हम लेकर चलें तो ये गलत है। ये काफ़ी व्यापक है, बहुत बड़ा है, तो इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले समय में विभिन्न आप जगहों पर अलग अलग नुक्कड़ों पे, गली मोहल्लों में, पार्लियामेंट से टीवी चैनलों पर इस पे होने वाली डिबेट्स को देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब आप इन डिबेट्स को सुनें तो आप अच्छे से समझ सकें कि कौन कितना सही कह रहा है, कौन कितना गलत कह रहा है। तो आपके अपनी भी एक अच्छी समझ विकसित हो। और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इस विषय पर बहुत अच्छे से अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, यदि आपकी निष्ठा किसी भी दल में है, किसी भी पार्टी में है, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ी देर के लिए असाइड कर देंगे ताकि आपकी जानकारी बहुत अच्छे से बढ़ सके और न्यूट्रल जानकारी बढ़ सके और जो जेन्युइन जानकारी वो आप लोगों को मिल सके। ऐसे अगर आप किसी धर्म विशेष के लिए यानी कि जो आपका अपना धर्म है, खासकर क्योंकि निष्ठा लोगों की अपने धर्म में होती है, तो वो आप धर्म में रखिए, लेकिन कुछ समय के लिए आप जो है इंसानियत को और भारतीयता को ज़्यादा बड़ा धर्म समझें और अपने धर्म को थोड़ा सेकेंडरी आने वाले अब कुछ मिनटों के लिए उसको थोड़ा सा सेकेंडरी कर लें ताकि आपको अच्छे से पहले समझ में आ जाए, फिर आप अपना स्टैंड जो भी आपका आप अपना ले सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन 3 शब्दों में से हम बारी बारी इनको डिकोड करेंगे, एक तरह से समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो आपके समझ में आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर मतलब है क्या। कोड का मतलब जो होता है वो होता है किसी भी विषय पर जो अलग अलग मुद्दे हैं उनके ऊपर जो कानून है उन सब को संग्रहित करना, एक जगह इकट्ठा करना। मान लीजिए कि आपकी गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, छोटे बच्चे प्लास्टिक वाली बॉल से, तो उनके अपने कुछ नियम होते हैं जो कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस जो देखते हैं उनमें वो नहीं मिलेंगे। जैसे 1 बाउंस वो पकड़ लेते हैं तो उसको आउट मान लेते हैं, दीवार से लग के आ रही है वो कैच कर रहे हैं तो उसको आउट मान रहे हैं। वो पहली बॉल पे अगर आउट हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं ये मेरी ट्राई बॉल थी, ट्राई बॉल पे मैं आउट नहीं मानूंगा खुद को, तो मैं अब बैटिंग करूंगा खुद से। और कई बार क्या होता है कि वो ये भी कह देते हैं अरे वो मेरा दोस्त जो है वो घर चला गया तो उसकी बैटिंग भी मैं ही करूंगा, मैं 2 बार बैटिंग करूंगा। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कोई एक प्लेयर ऐसा होता है कि बोथ टीम्स, दोनों टीमों के लिए वो बैटिंग करता है, दोनों टीम्स में वो फील्डिंग करता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो ऐसे नियम हैं कि इनको कोडिफाई नहीं किया गया है। तो अगर वो बच्चे ये कह दें कि ये सिर्फ हमारी अपनी मान्यताएं थी, लेकिन इनको अब हम रिटर्न में लिखेंगे और इनको नियम बना देंगे, यानी कि इनको कोडिफाई करेंगे, तो कोई विषय जिसके विभिन्न मुद्दे हैं वहाँ उन मुद्दों के ऊपर कुछ कानून हैं जो बनाए गए हैं, परंपराएं हैं, उनको कोडिफाई करना। तो ये भी कोड का एक मतलब होता है। एक तो है जो हमने पढ़ा कि जो कानूनों का संग्रह है एक जगह, वो कोड। एक आप ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न जो परंपराएं थी, जो कानून थे, जो अपनी मान्यताएं थी, उनको कोडिफाई करना, उनको लिख के सिस्टमाइज कर लेना, तो ये कहलाया कोड। सिविल का क्या मतलब है? सिविल का मतलब होता है, जैसे आप समझते हैं कि 2 तरह के लॉ बनते हैं, 2 तरह के मामले बनते हैं। एक क्रिमिनल लॉ बनता है, एक सिविल लॉ बनता है। क्रिमिनल लॉ में क्या आता है, मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूं दोनों का। तो क्रिमिनल लॉ में आता है एक व्यक्ति जो अपराध जिसने किया और उसने जिस व्यक्ति को विक्टिम बनाया, अपना शिकार बनाया, तो वो जो शिकार बनाया, कानून उसको क्या मानता है क्रिमिनल लॉ में कि उस व्यक्ति ने समाज के खिलाफ अपराध किया है। मान लीजिए कि सड़क से जाते हुए एक व्यक्ति कोई आता है बाइक से और वो किसी दुकानदार को शूट करके चला जाता है, तो दुकानदार जिसकी डेथ होगी, जिसको गोली लगी या फिर डेथ नहीं होती, गोली लगी, घायल हुआ वो, तो
उसको क्रिमिनल लॉ में माना जाता है कि उस हत्यारे ने, जिसने अटेम्प्ट किया या जिसने मार दिया, उसने ये जो गोली चलाई ये समाज पर चलाई है, तो क्रिमिनल लॉ में माना जाता है ये। मुस्लिम लॉज में कई देशों में ये माना जाता है कि उन दोनों के बीच का मामला होता है। कैसे? मान लीजिए कि जिसने गोली चलाई दुकानदार पर और दुकानदार की मृत्यु हो जाती है, तो दुकानदार के परिवार वाले चाहें तो उसे माफ़ कर सकते हैं, और वो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, हमें भी उसको जब पकड़ा जाए हमारे सामने लाना, हम भी उसको, जैसे अगर सिर में गोली लगी थी तो सिर में ही गोली मारेंगे। ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ। लेकिन जो भारत में इंग्लिश क्रिमिनल लॉ है उसमें जो अपराध होता है वो अपराध दो व्यक्तियों के बीच नहीं माना जाता, वो समाज के खिलाफ माना जाता है। ठीक है, सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में जो ज़्यादातर मामले हैं वो मामले फैमिली लॉज हैं, जैसे कि शादी है, अलगाव है। अलगाव मतलब अगर आप शादी के बाद पति पत्नी अलग अलग रहने लग जाते हैं, मतलब लीगल तौर पे अलग नहीं होते, यानी कि डाइवोर्स नहीं होता, लेकिन अलग रहने के सेपरेशन, अलगाव हो गया है, या फिर डाइवोर्स हो, कानूनी रूप से अलग होकर रहने लगे तो वो डाइवोर्स हो गया है। मेंटेनेंस है, यानी कि एलिमोनी जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस भी बोला जाता है, एलिमोनी भी बोलते हैं, यानी कि जो गुजारा भत्ता देना होता है पत्नी को या अपने स्पाउस को जो देते हैं ना, वो गुजारा भत्ता उसका पर मंथ, यानी कि उसका मेंटेनेंस, भाई ये ले ले, रख रखाव के अपने पैसे ले, रख रखाव है तो वो किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से माना जाएगा। ये सक्सेशन एक्ट है, यानी कि इनहेरिटेंस, कोई अगर किसी ने वसीयत नहीं बनाई, कोई गुजर गया है, मान लो कि कोई वसीयत बना गया है और अगर वसीयत नहीं बना के गया तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, उसके बच्चों में, उसके परिवारजनों में। और यदि वो वसीयत लिख के गया है, मान लो कि कोई है, कोई व्यक्ति मर गया और वो लिख गया कि मैं गांव में अमुक व्यक्ति को अपनी सारी प्रॉपर्टी देके जा रहा हूँ, अपने बच्चों को नहीं देके जा रहा, तो वहाँ पे भी सिविल मामला बनता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाह रहा है और वो किसी और को देके जा रहा है, तो कितनी प्रॉपर्टी को वो किसी को दे सकता है। इसमें अक्सर ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर दे के जा रहा है अपने बच्चे को, उसको वो तो देनी पड़ेगी जो उसने खुद इनहेरिटेंस में अपने जो एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपने पिता दादा से जो उसको मिली थी, वो तो वो उसको देनी पड़ेगी, वो उसको गिफ्ट नहीं करके जाएगा। हाँ, उसने जो खुद से अचीव कर रखा है, खुद से बना रखा है, खुद से कमा रखा है, वो उसको ज़रूर गिफ्ट करके जा सकता है। ऐसे ही इसके बाद हैं, जैसे किसी को कोई कपल है, शादी होगी, बेबी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा उनके, तो वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं किसी चाइल्ड को। अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, बच्चा भी छोटा है, तो उसकी गार्जियनशिप कैसे किसी उसके जो रिश्तेदार हैं या क्लोज हैं या नियर बाई रहते हैं, नेबर हैं, उनको कैसे उसकी गार्जियनशिप दी जाएगी। 18 साल का होने तक वो किस किस तरह की सुविधाएं वो लेंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। 18 साल का होते उसको सारा सौंप देंगे। जैसे अकबर की गार्जियनशिप बैरम खान ने ली थी, आपको याद हो तो, इतिहास की किताबें आपने पढ़ी हैं। और इसमें एक और आते हैं प्रॉपर्टी के जो मामले हैं, वो सब आते हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो कि लीज डीड होती हैं, रेंट एग्रीमेंट आते हैं। और इसके अलावा इसमें जो नेग्लिजेंस है, इनके टॉर्ट्स वालों में क्या क्या आता है, नेग्लिजेंस आती है, किसी तरह की कोई लापरवाही अगर आप बरत दें जिससे किसी को आपके ना चाहते हुए और आपने उसके बारे में सोचा भी ना, ऐसे किसी को कोई नुकसान हो जाए आपकी लापरवाही से, तो वो सारे जो हैं वो डिफेमेशन है। अगर आपने किसी के प्रति कुछ कह दिया और उसको उस बात से नुकसान हो गया, यानी कि उसको लगा मेरी मान हानि हो गई है, तो ये सारे जो हैं ये सिविल मामले आते हैं। इन मामलों में क्या होता है कि एक्स और वाई हैं, ए या बी हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो उन दोनों के बीच का परस्पर मामला होता है। और इनमें जो डिमांड की जाती है कोर्ट से, वो डिमांड की जाती है डैमेज की और कॉम्पनसेशन की, यानी कि मेरा ये नुकसान हो गया भाई, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतना मुआवजा मुझे चाहिए, ये चीज़ चाहिएगी, तो इस चीज़ से ये मामला सेटल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्रिमिनल केसेस, उनमें अक्सर जो दो व्यक्ति होते हैं या दो संस्थाएं होती हैं, उसमें माना जाता है कि ये जो एक व्यक्ति ने जिसने गुनाह किया वो उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया, उसने बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया है। ठीक है, और वहाँ पे जो अक्सर डिमांड की जाती है वो पनिशमेंट की जाती है, क्योंकि वो क्राइम हुआ है, उसकी सज़ा मिलेगी, तो सज़ा की डिमांड की जाती है। जबकि कुछ मुस्लिम देशों में क्या कहा जाता है कि वो भी, मान लो किसी ने किसी को गोली मारी, तो वो उन दोनों के बीच का मामला माना जाता है। चाहे तो जिस व्यक्ति की हत्या हो गई
उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस व्यक्ति को माफ़ कर सकता है या फिर सेम वही डिमांड कर सकता है जो मैंने पहले बताया कि गोली अगर कंधे में लगी थी या उसका हाथ काट दिया था लड़ाई में तो हाथ ही काटा जाएगा। तो इस तरह के मामले वहाँ होते हैं। लेकिन हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है वो इंग्लिश लॉ है, और इंग्लिश लॉ जो मानता है वो किसी भी क्राइम को सोसाइटी के यानी कि स्टेट के खिलाफ मानता है, ना कि दो लोगों के बीच का मामला मानता है। जबकि सिविल लॉज जो होते हैं वो परिवार के सदस्यों के आपसी विवाद होते हैं जिनको सिर्फ सेटल करना होता है। किस तरह से सेटल करना होता है कि मुआवजा दिलवा दिया या भाई जो डैमेज है वो पूरा करवा दिया है, डैमेज जो है जो भी डैमेज हुआ, जो उसका नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई कर दे, कॉम्पनसेशन कर दे, मामला खत्म। अब जो दोनों लॉ हमने जाने अभी तक, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, तो दोनों में ही, सिविल में भी क्रिमिनल लॉ में भी, दोनों में दो तरह के मामले आते हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। प्रोसीजरल, सब्सटेंटिव, समझ गया। तो सब्सटेंटिव जो है, सब्सटेंटिव में एक कोड है आईपीसी जो ये बताता है कि किस कंडीशन में कौन सा अपराध माना जाएगा, उस अपराध की इंटेंसिटी क्या थी, उसको कम या ज़्यादा कब माना जाएगा, अगर जो करने वाला है वो फर्स्ट टाइम उससे अपराध हुआ है या उसने किया है तो इसकी सज़ा कितनी होगी, यदि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है यानी कि एक पेशेवर अपराधी है तो उसकी सज़ा कितनी ज़्यादा होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आते हैं सब्सटेंटिव में। इसके बाद दूसरा आता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में होता है कि क्या प्रक्रिया होगी, यानी कि अदालत में कौन सा जज किस तरह के मामले को देखेगा, गवाही कैसे होगी, रिमांड होना तो वो कैसे होगा, कितने दिन का दिया जाएगा, किसी ने अगर बेल लगाई है, जमानत के लिए अर्जी दी तो जमानत किस प्रकार से होगी, कितने दिन की मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें ये प्रोसीजरल हैं। प्रोसीजरल में आता है सीआरपीसी। अब हम बात करते हैं आईपीसी जो है वो 1860 में आया था और सीआरपीसी जो है वो 1973 में तैयार हो गया था और 1974 यानी कि 1974 में ये लागू हो गया था। और सीआरपीसी के अलावा हमारे पास एक और होता है एविडेंस एक्ट में बताया जाता है कि सबूत कैसे इकट्ठा होते हैं, पुलिस किस तरह से सबूत इकट्ठा करेगी, उसके पास कितने राइट्स हैं, स्टेट किस तरह से करेगा, स्टेट के पास क्या प्रोसीजर है इसको करने का। तो यार ये सारी चीज़ें आती हैं। एक और आता है ओथ्स एक्ट, यानी कि ओथ मतलब शपथ। शपथ किस तरह, जैसे आपने कुछ पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि उसमें गवाह आता है कोर्ट में और वो बोलता है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ या मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फिल्मी ही बातें हैं, रियल में ये चीज़ें होती नहीं है। ऐसा होता था लेकिन वो लगभग 1840 तक, हाँ 1840 तक हुआ और वो मुग़ल पीरियड में ही ये चीज़ें होती थी कि भाई जो भी बंदा आ रहा है, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको ये बोलो, उसके सामने उसकी हॉली बुक रख दो, स्क्रिप्चर्स को रख दो, उस पर हाथ रखवा लो। लेकिन ये चीज़ें 1840 के बाद बहुत जगह बंद हो चुकी थी। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि 1969 तक यदि ये चीज़ें कहीं थी, वो भी हिंदू मुस्लिम धर्म के लिए नहीं, ये ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, पारसियों के लिए थी कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, ज्यूज़ हैं एंड पर्शियंस हैं, उन सब के लिए थी। और ये कहाँ थी, जो बॉम्बे का इलाका था, आज की मुंबई और उस टाइम का बॉम्बे, तो बॉम्बे के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे ये प्रक्रिया थी। लेकिन अब अगर वर्तमान की बात करें, आज के भारत की बात करें, तो भारत की किसी भी कोर्ट में ये चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी व्यक्ति आता है और जिससे बुलवाना, तो वो सिर्फ इतना ही कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, या फिर मैं पूरी निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि जो मैं कहूँगा वो सच ही कहूँगा। ये चीज़ सिर्फ इतनी होती है। वो फिल्मी जो सीन हम देख चुके हैं, हमारे माइंड में सेट हो गया है फिल्में देख देख के या कुछ सीरियल्स देख देख के कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ या मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोड हो गया, सिविल हो गया, आप समझ गए हैं। सिविल जो हैं ज़्यादातर वो फैमिली लॉज होते हैं, जो फैमिली पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसी में आते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं आपकी किसी संस्था के, तो वो सारे मामले ये हैं। इसमें कोई दो जो व्यक्ति होते हैं उनके आपस का मामला माना जाता है। क्रिमिनल में आपस का मामला नहीं माना जाता। जो क्राइम होता है वो स्टेट अपने खिलाफ मानता है और
उसमें आगे कार्रवाई करता है। और आपने ये भी समझा कि जो क्रिमिनल लॉज हैं इनमें पनिशमेंट की डिमांड होती है, जबकि जो सिविल लॉज होते हैं, सिविल मामले। और अब हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना, समरूपता होना। तो यूनिफॉर्म को सबसे अच्छा तरीका है समझने का, जो स्कूल में हम देखते हैं बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सभी बच्चे एक जैसे दिखते हैं, सभी में यूनिटी दिखती है, सभी का आइडेंटिफिकेशन अलग से हो जाता है कि ये उस स्कूल से हैं, ये बच्चे ड्रेस देख के अक्सर हम बता देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखें यूनिफॉर्मिटी क्या है, जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चों के बीच ऐसी यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करना, एक जैसा उनको बनाने की उस हद तक कोशिश करना जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। यानी कि आप देखिए स्कूल में बच्चे हैं, एक बच्चा आप देखिए, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 10th या 12th क्लास में कोई बच्चा है, तो एक बच्चा वहाँ पे आपको मिलेगा जो 6 फुट का भी होगा। एक बच्चा आपको ऐसा भी मिल सकता है जो 5 फुट 1 इंच या 5 फुट 2 इंच का ही होगा, या सिर्फ 5 फुट होगा। तो उन दोनों को ये नहीं कहा जाता कि आप एक जैसी हाइट के हो जाओ, लेकिन हाँ क्या कहा जाता है कि एक जैसी ड्रेस पहन के आना। तो उससे क्या है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सका हमने किया। हमने ये जोर ज़बरदस्ती नहीं की भाई चल छोटे, जो जिसकी छोटी हाइट है इसका नेम स्ट्रोक ऑफ कर दो, इसका नाम काट दो और उसको बोलो हाइट बढ़ा के ही आए। हमें तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए हर चीज़ में। तो भारत जो देश है इसमें यूनिफॉर्मिटी उस लेवल तक लाने की कोशिश करनी है जहाँ तक हम ला सकते हैं। यानी ऐसा होना चाहिए कि किसी भी समुदाय के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार ना छीने जा रहे हों और किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ना ना झेलनी पड़ रही हो। तो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चीज़ें टकराती हैं, ये देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, और धर्म हो गए हैं बहुत सारे अलग अलग। तो धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ फंस रही है, वो ये कहते हैं दूसरे कुछ धर्म के लोग कि जैसे उनके पर्सनल लॉ बोर्ड हैं बहुत सारे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या होता है, जो मुस्लिम समाज का युवक है वो शादी कर लेता है। इस तरफ हिंदू जो समाज है हमारा, हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म का व्यक्ति शादी कर लेता है, यहाँ मुस्लिम धर्म के व्यक्ति ने शादी कर ली। तो हिंदू धर्म का व्यक्ति यदि दूसरा विवाह करता है और उसकी पहली पत्नी भी है और उससे वो अलग हुए बिना दूसरा विवाह कर लेता है तो उसे 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे ही यदि मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को बिन बताए ना उससे अलग हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, जबकि वो चाहे तो 2 करके 2 और शादियां कर सकता है। तो ये मुख्य मुद्दा है जिसको ये समझा जाता है कि जिसको सबसे ज़्यादा उठाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरे भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो जिन पे यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, लेकिन इन पे ज़्यादा बात होती है तो सबसे पहले हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये कोर्ट कचहरियां हैं भारत में शुरू कब से हुई थी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारत में ओनली हिंदूज रहते थे, सिर्फ भारतीय लोग थे वो हिंदू ही थे सब। तो जब सब हिंदू थे तो यहाँ पे जो कानून चलता था या जो पंचायतें होती थी, जो राजा निर्णय देते थे, अक्सर जो हिंदू राजा होते थे, तो वो जो स्क्रिप्चर्स थे उनमें से लेते थे। खासकर हम बात करेंगे मनुस्मृति की, मनुस्मृति से देते थे, ठीक है, नारद स्मृति से देते थे। इन बुक से लिए जाते थे एग्जाम्पल और उन्हीं के अकॉर्डिंग फैसले सुनाए जाते थे। तो मनुस्मृति अब हम कह देते हैं, तो अब हम बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति जो थी इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे डिसीजन होते आ रहे थे। फिर भारत में आते हैं हूण आक्रमणकारी आए, शक आक्रमणकारी आए, लेकिन वो लोग क्या थे, वो आए और भारत का हिस्सा बन गए छोटा सा। वो अपने साथ अपनी धार्मिक पुस्तकें, अपने जो हमें कहते हैं कानूनी तौर तरीके नहीं लेके आए कि समाज इस तरह से होना चाहिए। वो तो आए और यहाँ उन्होंने अपना लिया था जो यहाँ रह गए। लेकिन उसके बाद मुस्लिम आए और मुस्लिम्स क्या लेके आए, अपनी एक कानूनी प्रक्रिया, अपना दंड विधान और अपने तौर तरीके सारे लेके आए। और उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि वो एक बार उन्होंने लगभग कंट्रोल कर लिया था पूरे एरिया को, तो उन्होंने उनके आधार पे फैसले करने शुरू किए। यानी कि मुस्लिम अपने साथ लेके आए शरीयत कानून। अब शरीयत कानून जो था वो सिविल मामलों में थोड़ा लचीला दिखता है हमें,
कहीं 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 बहुत कठोर दिखता है, और क्रिमिनल मामलों में तो है ही बहुत कठोर। मैंने आपको पहले भी बताया, शरीयत जो कानून है, जो मुस्लिम्स का कानून है, मुस्लिम देशों में आज भी है, वहाँ जो क्रिमिनल मामला होता है उसमें दो लोगों के बीच का माना जाता है विवाद। और कैसे? तो जो शरीयत का क्रिमिनल कानून है वो ये कहता है कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक। यानी कि दूसरे व्यक्ति को पूरा राइट है, जब कानून प्रशासन से पकड़ के लाएगा तो कानून प्रशासन मदद करेगा कि वो दूसरा व्यक्ति उसका हाथ ही काटेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लॉ है, उसमें क्रिमिनल जो मामले होते हैं उनमें स्टेट के खिलाफ माना जाता है। तो हाथ के बदले हाथ तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसको सज़ा होगी 10 साल की, 8 साल की, 5 साल की, जो भी कानून तय करेगा वो चीज़ होगी। लेकिन ये नहीं होगा कि हाथ काट दें। और एक और आप शरीयत में देखिए, ऐसा भी था कि परिवार वाले माफ़ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई मैटर नहीं है कि परिवार माफ़ करेगा। जो पीड़ित परिवार है वो माफ़ कर देगा कि नहीं यार, इन्होंने हमारे का हाथ काट दिया था, वो मर गया, चलो हमें क्या लेना, छोड़ दो यार, अब इसका हाथ काटने से फ़ायदा है। ऐसा नहीं कह सकते। उसको समाज के खिलाफ अपराध माना जाएगा और उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। उसको पीड़ित परिवार, जो पीड़ित का परिवार है, वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। ये जरूर है कि वो उसको माफ़ कौन कर सकता है? उसको सिर्फ देश का राष्ट्रपति, जो देश के राष्ट्रपति होंगे वो माफ़ कर सकते हैं। वो दया याचिका वहाँ लगाई जा सकती है और वहाँ पे भी वो परिवार रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी माफ़ कर दो। लेकिन भारत के राष्ट्रपति कानूनी तौर पे बाध्य नहीं हैं। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके बेशक से उनकी याचिका को पढ़ के कंसिडरेशन में रख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पे बाध्य नहीं है कि वो ऐसा कुछ करें कि परिवार ने ये बोला है तो भाई मुझे छोड़ना पड़ेगा। नहीं, वो अपने अनुसार छोड़ सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे बाध्य नहीं। लेकिन जो शरीयत कानून है उसमें ऐसा था, या तो हाथ काटा तो हाथ काट लेंगे, या माफ़ करना तो माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा है। ऐसे ही जो सिविल मामले थे उनमें क्या था, शादियाँ कई थी। तो ऐसे उस टाइम पे क्या होता था, हिंदू लोग भी काफ़ी शादियाँ करते थे। तो अब क्या होता है, अब आते हैं अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। खासकर हम बात करेंगे 16 अगस्त 1765 के दिन की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट थे उनसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल यहाँ की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी वही बात है, सिविल को दीवानी बोलते हैं और क्रिमिनल को फौजदारी बोलते हैं, ये बात भी समझने की। तो उनको दीवानी मिल गई, यानी कि उनके पास से वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार आ गया और जो सिविल मामले थे उनका भी आ गया। तो वो वहाँ का सब तरह का उनको लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना था। अब क्या होता है कि अंग्रेजों ने सोचा कि ये विभिन्न समुदाय यहाँ रहते हैं, विभिन्न धर्म यहाँ रहते हैं, और क्योंकि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो 300 से 500 लोगों का टोटल स्टाफ था, और देखो पूरे इंडिया पे कब्जा कर गए। अब उनको ये खतरा था कि भाई अगर हम इनके सिविल मामलों में घुसेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, इसको कंट्रोल करना है, अगर इनके सिविल मामलों में फंसेंगे, और सिविल मामले क्योंकि धर्म से ज़्यादा संबंधित थे, धर्म के अकॉर्डिंग, और अपने धर्म के लिए लोग अड़ने मरने के लिए तैयार थे, और जो पुरानी बातें थी चाहे उनमें कुरीतियाँ थी कुछ, लेकिन लोग उस चीज़ से छेड़छाड़ पसंद नहीं करते थे। तो अंग्रेजों ने नियम बनाए कि जो क्रिमिनल लॉ है वो तो हम इंग्लिश लॉ ले आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रूटल था शरीयत वाला, लेकिन जो सिविल है उसको उन्होंने टच नहीं किया। तो इस वजह से जो अंग्रेजों ने यहाँ आके देखा, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, हिंदू समाज जो था, मुस्लिम समाज जो था, दोनों में ही औरतों की दयनीय स्थिति थी, क्योंकि हिंदू पुरुष भी शादियाँ करता था, कई शादियाँ करता था। आपने सुना होगा कोई राजा है उसकी 50 रानियाँ, किसी की 100 रानियाँ हैं। तो ऐसे ही जो समर्थ लोग थे ना सोसाइटी के, वो भी 5 से 7 शादियाँ कर ही लेते थे। और दूसरी बात क्या एक और बुरी थी, जो धनवान व्यक्ति है, समर्थ व्यक्ति है, वो 5 साल की लड़की से भी शादी कर लेता था, चाहे वो खुद बुढ़ा है, 6 साल की, 10 साल की, 9 साल की। तो ये तो होता ही था। तो एक और आपको कुरीति के बारे में बताते हैं, जो मुस्लिम समाज में तो भरी पड़ी थी, लेकिन हिंदू समाज में भी कुछ चीज़ें बहुत गलत थी, जैसे कि सती प्रथा थी। अब आप देखिए कि कई शादियों का तो प्रावधान था ही, हिंदू व्यक्ति भी 4 से 5 शादियां करता था। मान लो किसी हिंदू व्यक्ति की शादी
अपने उम्र के 55वें या 60वें वर्ष में जाके किसी 7 साल की कन्या से हुई और उसकी वो चौथी या 5वीं शादी है और वो शादी के 2-3 महीने में ही मर गया है। अब देखो वो 7 या 8 साल की गुड़िया बच्ची, उसको उसकी चिता पे लिटाया जाता था कि साथ में जलाना है, इसको मारना है। तो कितनी बुरी प्रैक्टिस थी, कितनी बुरी थी। अंग्रेज जब यहाँ आए उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। गर्ल इन्फेंटिसाइड होता था, यानी कि कन्या जन्म लेती तो उसको पटक के मार दिया जाता था। बहुत जगह हत्याएं होती थी लड़कियों की। तो ये कुछ कुरीतियाँ थी और मैं बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ किसके लिए, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जब इस बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया के गवर्नर बन के आए, उन्होंने कुछ सुधार करने चाहे तो उनको साथ मिला राजा राम मोहन रॉय, जो चाहते थे कि ये सती प्रथा का अंत हो, विधवा पुनर्विवाह होना शुरू हो जाए और इनको भी अच्छा जीवन मिले। जो औरतें, इनका क्या कसूर है, जो 8-9 साल की बच्चियां हैं, इनके पति मर जाते हैं तो इनको तो अभी तो पता भी नहीं होता शादी होती क्या है और इनको जलना पड़ जाता है। तो बहुत बुरी प्रैक्टिस है और इसको बंद करो। तो राजा राम मोहन रॉय को बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन क्योंकि उनको विलियम बेंटिक मिले थे, विलियम बेंटिक बहुत सुधारवादी व्यक्ति थे। और अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई अंग्रेजों ने सबसे पहले हिंदू समाज को ही क्यों छेड़ा, हिंदू समाज के सिविल लॉज को क्यों छेड़ा, जबकि मुस्लिम्स में इससे भी ज़्यादा बुरे हालात थे। क्यों? क्योंकि उनको हिंदू समाज में से ही कोई समाज सुधारक आगे मिले कि जैसे राजा राम मोहन राय की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने खूब कैंपेन चलाया जम के और सपोर्ट किया विलियम बेंटिक को कि आप कीजिए, ये सुधार होने बहुत ज़रूरी है। जबकि मुस्लिम धर्म की तरफ से कोई मौलाना, कोई भी मौलवी, कोई आगे नहीं आया। वो अपने वहाँ दुर्दशा में खुश थे तो उनको नहीं छेड़ा। यहाँ शुरुआत की। एक और जोड़ी बनती है 1850 के बाद, लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी जो औरतों के जो अधिकार हैं वो अधिकार दिलाए। उम्र बढ़वाई कि शादी की, पहले शादी की उम्र क्या होती थी कि आप 12 साल के होते होते तो लड़कियों की शादी हर हाल में कर देनी है। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो ये जो जोड़ी बनती है विलियम बेंटिक एंड राजा राम मोहन रॉय, और दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका करिश्मा था, इनकी मेहनत थी, इन लोगों के सुधारवादी सोच थी, इन्होंने रिफॉर्म्स किए और हिंदू समाज धीरे धीरे अपनी कुछ कुरीतियों को छोड़ने के लिए तत्काल तैयार हो गया। अब जो सिविल लॉज होते हैं ना, इनमें कानून तो बन जाते हैं, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है इन चीज़ों को लागू होते होते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब देखो 1829 में अंग्रेजों ने, विलियम बेंटिक जी ने ये कर दिया था कि भाई सती प्रथा अब प्रैक्टिस में नहीं आनी चाहिए, कानून सख्त है, सजा मिलेगी किसी ने किसी लड़की को जलाया तो या जलने के लिए विवश किया तो। लेकिन हम अभी 1987 में हमने राजस्थान में एक केस सुना जहाँ पे एक औरत सती हुई और बड़ी चर्चा हुई उस केस की। तो आप देखिए 1829 से 1987 आ गया, अभी तक भी प्रैक्टिस में है। क्रिमिनल लॉ को तो हम एकदम से लागू करके और पूरा रोक देते हैं चीज़ों को, लेकिन जो सिविल लॉज होते हैं ना, उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल उसको अपने दिमाग में घुसाए हुए हैं कि इन चीज़ों को कि भाई हाँ हमें तो ये करना है, ये तो हमारे धर्म में है। ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है कुछ जो लड़कियां सती हो जाती थी तो वो कुछ तो बहुत खुशी से हो जाती थी, वो पीड़ा भूल जाती थी, वो हाथ जोड़ के बैठ जाती थी आग में आराम से, उफ भी नहीं करती थी, जल जाती थी। लेकिन कुछ थी उनको ज़बरदस्ती फेंका जाता था। इसके पीछे एक सोच और थी। लोगों को पता था कि अगर ये रह जाती है तो प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं डिमांड करेगी। तो ये माना जाता था उस समय पे हिंदू धर्म में भी कि जो लड़कियां, औरतें, इनको किसी भी तरह का राइट नहीं है प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने का। तो ये एक और एक कुरीति थी जिसको धीरे धीरे खत्म किया गया है।